अब हम डायनामिक्स जो कि ग्रुप डी में आता है पेपर 4 में, उसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द सेम पीरियड एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन। 10 का ए, 10 का ए है। तो सिंस द पीरियोडिक टाइम क्या होता है, 2 पाई बाय रूट अंडर म्यू। ये पीरियोडिक टाइम है, डिपेंड्स ओनली ऑन द कांस्टेंट म्यू। ये किस पर डिपेंड करता है, म्यू पे। एंड द सिंपल हार्मोनिक मोशन आर ऑफ द सेम पीरियड। अगर क्या हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन सेम पीरियड का ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, और सेम स्ट्रेट लाइन में हो, सो द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ईच कैन बी टेकन एज। इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला होता है d2x बाई dt स्क्वायर, d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फॉर्मूला। अब क्या, जनरल डिस्प्लेसमेंट, द जनरल डिस्प्लेसमेंट आर। जनरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्म होता है a1 cos म्यू टी, और ये फेज एंगल ले लिए। एंड अब क्या, ये क्या है, एम्पलीट्यूड है, तो a2 cos म्यू टी, म्यू रूट में है, टी बाहर है, और ये फेज एंगल। तो अब रिजल्टेंट लेंगे, जनरल दो पार्टिकल है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट है। अब दोनों का क्या लेंगे, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इज डिस्प्लेसमेंट, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू, तो क्या होगा, दोनों का सम a1 cos म्यू टी प्लस a2 cos म्यू टी। अब दोनों का सम, अब एक फार्मूला होता है cos a प्लस b का, क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। इसी पे तोड़ेंगे, तो a1 है, इसको तोड़े तो क्या हो गया, cos, फिर ये cos माइनस sin इंटू sin। अब ये बात, और फिर इसको तोड़ेंगे तो cos, ये हो गया ये भी, तो cos b माइनस sin a और sin हो गया। अब क्या करते हैं, a से मल्टीप्लाई करते हैं, a1 इंटू ये तो रह गया, इसमें मल्टीप्लाई किए थे a1, अब a2 से मल्टीप्लाई किए, फिर a2 से इसमें किए, अब क्या करते हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन है, cos, ये कॉमन है, तो यहाँ क्या बच गया, a1 एप्सिलॉन, इसमें क्या बच गया, a2। क्लियर। अब क्या बचा, इसमें और इस टर्म में क्या कॉमन है, माइनस sin म्यू टी, यहाँ क्या बच गया, a1 sin, और यहां बच गया a2। अब देखिए, इसमें इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन लिए, sin रूट अंडर म्यू टी, a1 और ये बच गया। अब ये माइनस मान लिए तो प्लस a2 और ये बच गया। अब क्या करते हैं, हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, a1 cos
नॉर्मल प्लस A2, इसको क्या मान लेते हैं ई कॉस। अब कोई ना कोई तो एंगल माना होगा, तो हम क्या मान लेते हैं, एंगल थीटा मान लेते हैं। या आप पे डिपेंड करता है कि एंगल आप क्या माने, आप कुछ भी मान सकते हैं। चलिए यही मान लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं, कुछ भी मान ले कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या, A1 साइन A2, इसको क्या मान लिए, A साइन। अब ये क्या हो गया, फर्स्ट, और इसको क्या मान लिए, सेकेंड। दोनों को क्या करते हैं, एड स्क्वायरिंग एंड एडिंग, दोनों को स्क्वायर करके और क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड एंड एडिंग। अब इधर वाले को स्क्वायर करते हैं तो क्या हो गया, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। अब ये क्या बचा कि ये क्या है, A1 प्लस A2, इसका स्क्वायर प्लस अब दोनों तरफ क्या किए, इधर वाले और इधर वाला दोनों तरफ का स्क्वायर कर दिए, इधर का स्क्वायर करके एक तरफ, फिर इसका स्क्वायर करके एक तरफ, और इसका स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके एक तरफ जोड़े। अब क्या, ए स्क्वायर कॉमन लिए तो क्या बच गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर तो A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर हो गया। अब A का स्क्वायर तब B का स्क्वायर। अब क्या, प्लस 2 इंटू A1 इंटू A2। अब इसका करेंगे तो A1 का स्क्वायर अब क्या, प्लस 2A1। अब क्या करना है, ये तो हो गया 1, तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन ले, A1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन लेते हैं, A2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर, ये 2 है और साइन स्क्वायर। अब क्या है, अब इसमें और इसमें क्या कॉमन लेते हैं, 2A1 A2, तो क्या बच गया, कॉस E1 इंटू कॉस प्लस साइन E1 इंटू साइन E2। अब ये 1 तो क्या हो गया, A1 का स्क्वायर, ये 1 तो क्या हो गया, A2 का स्क्वायर, 2A1 और A2, कॉस A कॉस B, साइन A साइन B, इसको क्या लिखते हैं, कॉस A माइनस B। अब हमको क्या A निकालना है, तो A क्या हो जाएगा, रूट अंडर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 साइन, ये क्या हो गया, ये क्या था, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड निकल गया। अब हम क्या करते हैं, फिर से देख लीजिए, यहाँ क्या किए हैं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड किए हैं, इधर वाले को एक तरफ और इधर वाले को एक तरफ, तो ये कॉस स्क्वायर ई और ये साइन स्क्वायर ई, और इसका स्क्वायर यहाँ और फिर इसका स्क्वायर यहाँ, दोनों में ए कॉमन लिए तो आ गया, इसका होल स्क्वायर तोड़े तो पूरा है ए, तो ए का स्क्वायर, फिर ये बी तो फिर बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी, सेकेंड टर्म को तोड़े, ए का स्क्वायर, इसका अलग हुआ इसका अलग, फिर बी का स्क्वायर 2 इंटू फर्स्ट और सेकेंड। अब क्या किए, ये तो 1 हो गया, A1 और क्या है, और ये 1, ये दोनों कॉमन लिए A1 स्क्वायर का, तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, A2 इसमें और इसमें कॉमन लिए तो कॉस साइन
अब 2a1 a2 कॉमन लिए तो यहाँ बच गया ये और ये तो 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, ये cos sin तो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b cos a माइनस b, तो a निकल गया। क्लियर। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, अगर हम डिवाइड करते हैं सेकेंड में फर्स्ट से, क्या लिखते हैं, डी वाई डी सेकेंड बाई फर्स्ट। इधर क्या है, ए साइन ई, ए कॉस ई। अब ये इधर क्या बच गया, पहले इसको लिखे हैं, तो a1 साइन, a2 साइन, और यहाँ क्या आ गया, a1 a2। अब ये से ये खत्म, ये किसका वैल्यू आ गया, tan e का। ये ऐसे ही बच गया। ये क्या था, a1 a2, a1 a2, तो ये a1 है, ठीक है, तो क्या बच गया, a1 कॉस प्लस a2 कॉस। अब देखिए, अब x का वैल्यू, x क्या था, गौर से देखिए, ये x हमको निकला था इतना और इतना, तो x की जगह ये इतना तो है, क्या है, कॉस रूट अंडर म्यू टू, ये तोड़ा गया, और इसको हम कितना माने हैं, a कॉस ई, तो इसके जगह हम कितना डाल दें, a कॉस ई। अब ये माइनस तो माइनस साइन, अब इसके जगह हम कितना डालेंगे, a। अब दोनों में क्या करते हैं, a कॉमन लेते हैं, अब क्या है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b का फॉर्मूला होता है कॉस a प्लस b। ये क्या है, रिजल्टेंट कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट है, एक इसका इक्वेशन है कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट का, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट। क्या दिस इज, क्या है, displacement of the particle in combined displacement। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन कंबाइंड डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं थॉट इक्वेशन, मान लिए थॉट। हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन, हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हम क्या लिखते हैं, अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग थॉट विथ रेस्पेक्ट टू t, तो इसका क्या होगा, dx बाय dt। अब ये तो है, cos का क्या हो जाएगा, माइनस साइन, एंगल जो है वो तो रहेगा। अब फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा, तो t इसके साथ लगाया तो t का 1, अब मल्टीप्लाई में ये रह जाएगा, नहीं तो 0 हो गया, तो माइनस a रूट म्यू साइन t प्लस e। अब फिर क्या करते हैं, आगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तब इसका क्या होगा, d2x बाई d2 स्क्वायर a म्यू, और साइन का क्या हो जाएगा, cos, ये तो सेम रहेगा। अब इसका होगा तो इसका क्या हो जाएगा, तब ये क्या आ गया, माइनस a म्यू, और क्या cos म्यू t प्लस e। अब इतना और a के जगह क्या लिख देंगे, x, ये म्यू रह गया, म्यू x, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया, माइनस म्यू x।
क्लियर। करने के बाद अब एक लाइन जोड़ देंगे, क्या कि hence the resultant of superimposing of two SHM of the same period and in the same straight line is a SHM of the same period of now amplitude and epoch. कहने का अर्थ है hence the resultant of superimposing of two SHM of the same period. superimpose क्या है, दो का जिसका SHM सेम पीरियड का and in the same straight line. इज रिजल्टेंट क्या होगा, एसएचएम ऑफ द सेम पीरियड ऑफ नाउ एम्पलीट्यूड एंड इपोच। क्लियर हो गया। अब 10 का हम क्या करेंगे, 10 का बी करेंगे। 10 का बी जो है ये एक प्रॉब्लम है। 10 का बी क्या है, एक प्रॉब्लम है। 10 के बी में क्या दिया गया हुआ है कि गौर से देखिए, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स while moving in a straight line through it at any point is given by इतना। तो हमको क्या निकालना है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स व्हाइल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन इतना, ये हमको फाइंड आउट करना। तो अभी जो क्वेश्चन आप देखे उस क्वेश्चन में मिस है, उसमें अब क्या निकालना है ये मालूम ही नहीं है। तो उसमें क्या निकालना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इस क्वेश्चन में मिस क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स while moving in a straight line through it at any time दिया हुआ है, तो prove that the motion is simple harmonic, find the value of a and b। उस क्वेश्चन में मिस है। अब देखिए हमारे पास दिया हुआ क्या है, 10 का ये क्या है b, तो b है हमारे पास। क्वेश्चन क्या में क्या दिया गया है कि x इक्वल टू a cos, ये क्वेश्चन है। इसमें हमको क्या दिखाना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है और फाइंड क्या करना है, ए और बी फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए d2x बाई dt स्क्वायर निकालते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो जाएगा dx बाई dt। ये तो है कॉस का, क्या हो जाएगा माइनस साइन बी, ये टी है और प्लस बी। अब इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा रूट बी, यानी क्या आ गया माइनस ए साइन प्लस। अब हमको इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या निकालना होता है, d2x बाई dt स्क्वायर। अब अगेन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या हो गया d2x बाय dt स्क्वायर, तो माइनस ए म्यू साइन t अब प्लस बी। अब देखिए अब अगेन डिफरेंशिएबल हुआ तो इधर तो रह गया, साइन का क्या हो जाएगा कॉस, अब म्यू टी में क्या हो जाएगा t का 1 म्यू रह जाएगा। अब क्या हो गया माइनस ए म्यू रूट रूट क्या हो गया म्यू कॉस म्यू टी अब प्लस बी। अब इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू कितना है x, क्योंकि x इसके जगह हम क्या डाल देंगे x डाल देंगे, तो क्या हो गया बच गया म्यू और x। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यही ना होता है, this equation shows that motion is सिंपल हार्मोनिक। ऐसा आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। दिस क्या हम बताए थे कि d2x बाई dt स्क्वायर माइनस म्यू हो तो क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन जो है हम आपको बताए थे सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या होता है d2x बाई dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस म्यू x होना चाहिए। तो अब यहाँ क्या होता है, ये इक्वेशन क्या सोच कर दिया कि दिस इक्वेशन shows that SHM का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये फॉर्म आ गया तो सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब बाय क्वेश्चन से अब क्या कहता है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ फोर्स व्हाइल मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन
through it at any time given. To prove that the motion is simple harmonic motion, find the value of A and B when it starts from rest at a distance A from the center of force. ये क्या कहता है कि when it starts from rest at a distance A from center. क्योंकि इस क्वेश्चन में मिस है तो at a distance A, तो at a distance A तो by क्वेश्चन से डिस्टेंस क्या है सेंटर से डिस्टेंस क्या है a, तो यानी x का वैल्यू हो गया a। ये डिस्टेंस है, अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं dx by dt तो ये क्या हो गया 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। अगर ये 0 है तो n, तो टाइम भी कितना है 0, क्योंकि अगर रेस्ट से स्टार्ट होता है तो टाइम कितना था 0। अब इसका वैल्यू हम डालते हैं किसमें, इसको 1 और इसको 2, putting these values in 1 में डाले तो ये क्या हो गया 0। अब क्या है x की जगह हमको क्या डालना है a, ये तो 0 t की जगह तो माइनस a साइन, ये क्या हो गया 0, तो क्या बच गया b। गौर से देखिए dx by dt की जगह 0 डाल दिए, t की जगह 0 डालना है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, b बच गया तो माइनस a साइन b और म्यू तो बच ही जाएगा, ये बच गया साइन b, इतना बच गया। अब फ्रॉम फर्स्ट, अब देखिए अब हम क्या करते हैं, अब इस दोनों को 0 में डिवाइड कर देते हैं तो साइन b इक्वल टू 0। और साइन b 0 का मतलब क्या हो गया, साइन b अगर 0 है तो एच b कितना है 0, कि साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो अब b क्या हो गया 0, तो b का वैल्यू डालेंगे 0 तो a का वैल्यू कितना निकलेगा, b का वैल्यू कितना डाले 0। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से x की जगह क्या डाले a, तो a cos t प्लस क्या है b। अब इसको हम x ही रहने देते हैं। अब गौर कीजिए x की जगह क्या डालेंगे a और b की जगह क्या डालेंगे 0। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट में अभी तो हम पुट किए हैं ये सेकेंड में, और फर्स्ट में पुट करते हैं x की जगह a, ये a तो है ही cos, और t की जगह 0 डाले तो क्या बच गया, ये टर्म 0 हो गया प्लस b, यानी a इक्वल टू क्या हो गया a cos b। अब b का वैल्यू तो अभी हम 0 निकाले हैं, तो अगर हम 0 डाल देते हैं तो cos 0 का मान क्या आता है 1, यानी a इक्वल टू इतना आ गया। तब इक्वेशन ऑफ मोशन कितना हो जाएगा, इक्वेशन देखिए a का वैल्यू कितना है, a का बड़ा a क्या है एंगल, छोटा a क्या है, तो अब क्या आ गया a का वैल्यू कितना आ गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है x, ये क्या हो जाएगा a की जगह छोटा a cos t प्लस b की जगह क्या डाल दिए 0, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया a cos, कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन में मिस था, इसमें क्या निकालना है कि शो दैट equation is simple harmonic motion, so that equation is simple harmonic motion and find the value of a and b। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 11 का है, फाइंड द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन द कर्व। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, टेंजेंशियल। अब गौर से देखिए, लेट ए बी द फिक्स पॉइंट, ए क्या है कोई फिक्स पॉइंट है ऑन द कर्व, एंड पी क्यू, और पी और क्यू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी एंड टी प्लस डेल्टा टी। टी में पार्टिकल यही है, डेल्टा टी में यहां चला गया। तो लेट द टेंजेंट एट पी एंड क्यू टू द कर्व बी पी टी।
P पर टेंजेंट क्या है PT, Q पर क्या है QL। तो लेट आर्क AP यानी A से लेके P तक का लंबाई क्या है आर्क का S एंड आर्क AQ और A से लेके Q तक का लंबाई है S प्लस डेल S। शो दैट आर्क PQ, तो PQ क्या हो गया डेल S। अगर आप फिगर फिर से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ऐसे X ये Y कोई हम कर्व ले लेते हैं, कर्व लिए अब यहां से एक टेंजेंट खींचते हैं P पर, तो P पर टेंजेंट कैसे आएगा, टेंजेंट ऐसे टच करते हुए पास किया। अब ये P पर है, किस समय में है T समय में, और T प्लस डेल्टा डी मानते हैं यहां चला गया, तो यहां ऐसे टच करते हुए टेंजेंट मतलब जो कर्व को टच करता है Q। अब ये जो इस पे ड्रॉ किए क्या है परपेंडिकुलर, ये तो है, अब यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको मानते हैं M। ये क्या है 90। क्लियर, ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया कैसे ड्रॉ किया है। फिर से देखिए क्या माने हैं कि A क्या है फिक्स पॉइंट, A क्या है फिक्स पॉइंट है, A क्या है फिक्स पॉइंट है कहां पर ऑन द कर्व पर, और P और Q क्या है पोजीशन है पार्टिकल का, कितना समय है यहाँ पर T समय है, यहाँ पर T प्लस डेल्टा T में। P पर टेंजेंट है PT और Q पर QL, और आर्क AP का लंबाई है S और A से लेके Q तक S प्लस डेल्टा S, तो P से लेके Q क्या हो गया डेल्टा S। अब हम क्या किए हैं ज्वाइन कर दिए हैं P और Q, P और Q को ज्वाइन कर देना है, P से Q को ज्वाइन कर दिए। अब हम क्या किए QM ड्रॉ किए हैं, QM परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट P, QM ड्रॉ किए हैं परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट P पे। अब यहां तक तो हो गया, अब हमको क्या निकालना है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी। अब हम निकालते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P, इसीलिए क्या निकालते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P। अब हम क्या निकालेंगे टेंजेंशियल वेलोसिटी एट P पर, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, इसके लिए हम क्या निकालते हैं लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0। अब क्या निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along TP, ये TP के डायरेक्शन में क्या निकाले डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along TP एट टाइम T प्लस डेल्टा T माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along TP इन टाइम T। हम क्या किए कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along TP, देखिए टेंजेंशियल जब भी कहे तो along, टेंजेंशियल जब भी कहे तो along, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along TP एट टाइम T प्लस डेल्टा T माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल along TP इन टाइम T और डिवाइडेड बाय डेल्टा T। अब हमको गौर करना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है पार्टिकल का, डिस्प्लेसमेंट तो निकालना है पार्टिकल का। देखिए ऐसे लिमिट लिखे चाहे ऐसे लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए T प्लस डेल्टा T में कहां से चला गया, पहले T में कहा था P पर, T में कहा था P पर, अब T प्लस डेल्टा T में कहा चलाया P से M, यानी क्या लिखेंगे PM, और T समय में तो कोई डिस्प्लेसमेंट था ही नहीं तो 0 और डेल्टा T। क्लियर। अब देखिए पहले P पर था T समय में, T प्लस डेल्टा T में कहा चलाया P पर था T प्लस डेल्टा T में यहां तक, तो PM लिख दिए, और T में तो कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं तो 0। अब PM के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PM के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए ये ट्रायंगल लेते हैं, ये ट्रायंगल है, ये Q है, ये 90, ये 90 है, तो P Q M। अगर हम ये एंगल लेते हैं, अगर मान लिए कॉस क्या ले
ये तो 90 है, तो हमको एंगल लेना होगा। कौन एंगल है? अगर ये एंगल लेते हैं हम कॉस, और ये एंगल ले लें तो कॉस क्यू पी एम। तो कॉस क्या होता है? ये तो 90 है, तो ये हो गया हाइपोटेनस, और कॉस ये एंगल लिए है, तो इसके सामने वाला हो गया पी और ये हो गया बी। तो कॉस क्यू पी एम यानी ये एंगल, यानी पी यानी बी, तो बी क्या हो गया? पी एम। एच क्या हो गया? पी क्यू। तो चूंकि हमको निकालना क्या था? पी एम, तो इसलिए ये एंगल लिए, तो पी एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी क्यू। क्या लिख सकते हैं? पी क्यू कॉस क्यू पी एम। क्लियर? अब ये फिगर नहीं लिया। अब यहां हम क्या लिखेंगे? एल टी डेल्टा टेंड्स टू 0। पी एम की जगह क्या लिखेंगे? पी क्यू कॉस क्यू पी एम। तो ये क्या है? कॉड है। क्या लिखेंगे? कॉड। कॉड, कॉड क्या है? पी क्यू इंटू कॉस क्यू पी एम और डेल्टा टी। अगर देखिए, अगर टाइम क्या हो जाए? 0। टाइम क्या हो जाए? 0। तो जो कॉड टाइम अगर 0 हो जाए, तो जो कॉड पी क्यू का लंबाई होगा वही आर पी क्यू का लंबाई होगा। क्योंकि समय क्या हो गया? 0, तो दोनों क्या है? 0 ही हो गया। क्लियर? अब हम क्या लिखते हैं? गौर से देखिए, डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब क्या है? इक्वल टू इधर क्या है? इधर है टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या है? टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब यहां क्या? एल टी डेल्टा टेंड्स टू 0। अब क्या? कॉड पी क्यू बटे क्या है? कॉस क्यू पी एम। तो यहां हम डेल्टा एस लिख दिए। यहां डेल्टा एस लिखे तो ऊपर भी डेल्टा एस, और यहां डेल्टा टी था तो डेल्टा टी आ गया। गौर से देखिए, डेल्टा टी से ऊपर भी डिवाइड किए, डेल्टा टी से नीचे भी डिवाइड किए। अब इसको आप यहां लिखना चाहे या कॉस क्यू पी एम। कॉस क्या लिखेंगे? क्यू पी एम। अब गौर से देखिए, क्या है? कॉट पी क्यू बाई डेल एफ। कॉट पी क्यू बाई डेल एफ, है ना? तो अब क्या होता है कि कॉट पी क्यू, अब गौर से देखिए, एच यहां क्या कर रहा है? 0। तो एच डेल्टा टी टेंस टू 0। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया तो कॉट पी क्यू बाई डेल एस, ये टेंस कर जाएगा 1, दोनों बराबर ही होगा। और क्या? ये एंगल 0 हो गया, क्योंकि एंगल ही नहीं बनेगा, टाइम 0 है, तो यानी कॉस क्यू पी एम इक्वल टू क्या हो गया? 1। और क्या लिमिट है? कि लिमिट डेल्टा टेंस टू 0 डेल एस बाय डेल टी, ये क्या हो जाता है? डी एस बाय डी टी। तो यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या हो गया? ये हो गया 1, ये हो गया डी एस बाय डी टी, ये हो गया 1, यानी क्या हो गया? डी एस बाय डी टी। और डी एस बाय डी टी को शॉर्ट में लिखते हैं, एस लिख के एगो डॉट दे दिए, इसका मीनिंग क्या हो गया? डी एस बाय डी टी। ये हो गया टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब हमको क्या निकालना है? नॉर्मल वेलोसिटी एट पी। सेम एल टी डेल्टा टेंस टू 0 डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टी पी, यानी टी और पी पर परपेंडिकुलर वेलोसिटी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टी पी इन टाइम टी, यानी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू टी पी इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी माइनस डिस्प्लेसमेंट अलोंग टी पी इन टाइम टी। उसमें अलोंग में जब हम निकालते हैं टेंजेंशियल निकालते हैं तो अलोंग होता है, नॉर्मल निकालते हैं तो परपेंडिकुलर होता है। तो टी प्लस डेल्टा टी में क्या हो गया? पी क्यू, और टी में तो यही है तो ये 0 हो गया, यानी टी प्लस डेल्टा टी में क्या हो गया? क्यू एम, ये 0 डेल्टा टी। अब सेम इसी ट्रायंगल में जैसे हम किए थे ये एंगल, अगर हमको ये निकालना है तो क्या लेंगे? साइन क्यू पी एम, तो क्या हो जाएगा? ये क्यू एम बटे ये हाइपोटेनस है पी क्यू, यानी
क्यू एम इक्वल टू क्या हो गया, पी क्यू साइन क्यू एम। ये पी क्यू क्या है, कॉन है, तो फिर लिखे कॉन पी क्यू और साइन क्यू पी एम बाई डेल्टा टी। अब क्या करते हैं, डेल्टा एफ से डिवाइड, डेल्टा एफ से मल्टीप्लाई, डेल्टा टी यहां चला है, साइन क्यू पी एम। देखिए एज डेल्टा टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टेंड्स क्या कर रहा है, जीरो, यानी एंगल तो ये बनेगा नहीं, जब टाइम जीरो है तो क्यू पर जाएगा ही नहीं, पी के पी ए पर आ जाएगा, यानी एंगल जीरो, और साइन जीरो तो वैल्यू कितना हो जाता है, जीरो, तो यानी साइन क्यू पी एम किसको टेंस करेगा, जीरो को। और जब ये जीरो कर दिया, देखिए ये और ये बराबर होगा, यानी जो पी क्यू का लंबाई होगा डेल एस, यानी ये 1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, डी एस बाई डी टी, और ये क्या हो जाएगा, जीरो, तो यानी वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। तो नॉर्मल वेलोसिटी एट पी क्या हो गया, जीरो। टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या था, डी एस बाई डी टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या था, डी एस बाई डी टी, नॉर्मल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द रेडियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द ट्रांसवर्स वेलोसिटी तो फाइंड द पाथ इज एन इक्यू स्पाइरल। तो हमको क्या दिखाना है कि सो दैट द पाथ इज एन इक्यू स्पाइरल। अगर रेडियल वेलोसिटी किसके इक्वल है, ट्रांसवर्सल वेलोसिटी के, तो आपको पहले याद रखना होगा कि रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, रेडियल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डी आर बाई डी टी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी का आर डी थीटा बाई डी टी। तब क्या है, बाय फ्रॉम क्वेश्चन, फ्रॉम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेडियल वेलोसिटी क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ट्रांसवर्स वेलोसिटी। रेडियल वेलोसिटी डी आर बाई डी टी प्रोपोर्शनल है आर डी थीटा बाई डी टी। रेडियल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है ट्रांसवर्स वेलोसिटी के, दिस इंप्लाई डी आर बाई डी टी। जब प्रोपोर्शनल हटता है बराबर आता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, डी आर बाई डी टी। अब ये डी आर है, इसके बाई में आर को कर देंगे, डी टी से डी टी खत्म हो गया, इधर क्या बचा, लेमडा थीटा। अब क्या करते हैं, इंटीग्रेट, अब क्या बचा, डी थीटा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेट किए, डी आर बाई आर, लेमडा बाहर आ गया, डी थीटा, तो डी आर बाई आर का क्या होता है, लॉग आर, ये लेमडा डी थीटा का थीटा, प्लस कोई ना कोई कांस्टेंट। देखिए ये आप पर डिपेंड करता है कि हम के ले या लॉग के ले। हाँ, इक्वल स्पाइरल प्रूव करना है तो लॉग लेना पड़ेगा। इधर हम लाए तो लॉग आर, ये क्या है, लॉग आर माइनस लॉग के इक्वल टू लेमडा, लॉग ए माइनस बी, तो क्या हो गया, लॉग आर बाई के, तो ये क्या हो गया, लेमडा थीटा, लॉग हटा तो क्या, इधर से लॉग हटता है तो इधर आता है ई के पावर लेमडा थीटा, आर इक्वल टू क्या हो गया, के ई के पावर लेमडा थीटा। यानी किस फॉर्म में आ गया, इक्यू स्पाइरल। ये कौन सा फॉर्म आ गया, इक्यू स्पाइरल। हेंस रिक्वायर्ड पाथ इज एन इक्यू एंगुलर स्पाइरल, यही प्रूव करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले 12 का ए ले लिया है, पहले बी ही बना लेते हैं। ए पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर अंडर द फोर्स पी टू फाइंड द लॉ ऑफ फोर्सेज। पहले 12 का बी बना लेते हैं, फिर ए बनाएंगे, ये थोड़ा सा लंबा है। अब एक्सप्लेन करना है 12, क्वेश्चन नंबर 12 का, एक स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ ऑफ मोशन एंड डिड्यूस केपलर्स लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो केपलर्स का 3 गो लॉ है। केपलर्स क्या कहता है कि द फॉलोइंग 3 लॉज ऑफ प्लानेटरी मोशन अराउंड द सन आर नोन एज केपलर्स लॉ। केपलर्स का फर्स्ट लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट। केपलर्स का फर्स्ट लॉ कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी जितना भी प्लैनेट है मूव करता है अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और सन क्या होता है, किसी एक फोकी पर सिचुएटेड होता है। planet moves around the sun in elliptical path and sun is one of the foci। planet जो है चारों तरफ घूम रहा है सन के इलिप्टिकल पाथ में,
एक एलिप्स में दो गो सेंटर होता है, किसी एक फोकी पर सन सिचुएटेड होता है। एक्सप्लेनेशन, द रियल शेप ऑफ द ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट, मतलब वास्तविक शेप जो है ऑर्बिट्स का, प्लैनेट का, मूविंग अराउंड द सन was discovered by Kepler. Let A, B, A dash, B dash be the orbit of the planet P. और ये क्या है, प्लैनेट P है, ऐसे ही मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। The orbit is an ellipse. ये ऑर्बिट जो है एलिप्स के रूप में है। C is the center of the ellipse. C क्या है, सेंटर। The sun is at one of the focus S. S पर है सन। A dash is the major axis, जो बड़ा होता है मेजर, जो छोटा होता है वो माइनर है। And B dash is the minor axis. The point A, that is a point on the orbit. Point A किस पर है, ऑर्बिट पर है, और जो नियरेस्ट है सन से, is nearest to the sun is called perihelion. And the point A dash or A dash, which is also a point on the orbit of the planet, is farthest. सबसे दूरस्थ का पॉइंट है फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एफिलियन। हो गया केपलर फर्स्ट लॉ और इसका एक्सप्लेनेशन। और केपलर सेकेंड लॉ करेंगे। अब केपलर का सेकेंड लॉ है। केपलर के सेकेंड लॉ को लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो क्या कहता है कि द रेडियस वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सन to the planet sweeps over equal area in equal time. देखिए, अब the line joining the center of the sun and the planet in its orbit at any instant, instant का मतलब time, is known as the radius vector of the planet. अब मान लिया यहाँ पर sun है, ये क्या P और Q पर, जितना समय में P से Q गया उतना ही समय में R से T गया, और उतना ही समय में M से N गया। तो ये एरिया और ये एरिया। तो लेट द प्लैनेट मूव फ्रॉम P to Q, R to T and M to N in the equal interval of time. Then according to the second law of Kepler, we have यानी एरिया PSQ, P, S और Q इक्वल होगा एरिया R, S, T के, इक्वल होगा एरिया M, S, N के। ये था सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड लॉ क्या है कि लॉ ऑफ टाइम पीरियड। थर्ड लॉ का है तो या लॉ ऑफ टाइम पीरियड का है, दोनों सेम ही है। अब देखिए क्या है कि टी का स्क्वायर प्रोपोर्शनल होता है आर क्यू का। मतलब कहा क्या रहा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। क्या कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट। अब ये क्या कहता है कि इट स्टेट्स दैट स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज इक्वल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। It states the square of time period is equal to the cube of mean distance between sun and planet. That is कहने का मीनिंग है कि that is t square proportional है cube of mean distance। तो मान लिए कि let t1, t2, t3 dot be the periodic time of the several planets। या देखिए ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं t square equal to constant और r cube, यानी t square यानी टी स्क्वायर बाई आर क्यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो लेट T1, T2, T3 be the periodic times of the several planets of semi major axis A1, A2 dot respectively. Then according to the third law, T1 का स्क्वायर बाई A1 का क्यूब इक्वल T2 का स्क्वायर बाई A2 का क्यूब, ऐसे ही डॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ये केपलर का थर्ड लॉ था। फर्स्ट लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ क्या, ऑर्बिट। सेकेंड लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लॉ क्या कहते हैं, लॉ ऑफ टाइम पीरियड। फर्स्ट लॉ कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, सॉरी फर्स्ट लॉ कहते हैं लॉ ऑफ
क्या लॉ किसका कहते हैं? फर्स्ट लॉ को, फर्स्ट लॉ बताए ना, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सेकेंड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ एरिया। थर्ड लॉ कहलाता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। ये 12 का ये हम कर रहे थे, स्टेट एंड प्रूव केपलर्स लॉ ऑफ मोशन एंड डिड्यूस्ड केपलर्स लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये क्वेश्चन हमने केपलर्स लॉ कर दिया। अब क्या कहता है? डिड्यूस द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम केपलर्स लॉ। ये तीनों का अलग अलग है, यानी इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में लिखना सही नहीं है, क्योंकि ये इतना लंबा हो जाएगा कि हम केपलर्स लॉ ही निकाले हैं तीनों। अब फिर न्यूटन्स का तीनों लॉ निकालेंगे केपलर्स के लॉ से। तो ये क्वेश्चन अगर पूछे भी तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो इसको मत लिखिए। अब हम क्वेश्चन जो देखिए इसका लिखे बनाते हैं। बी क्या कहता है कि पार्टिकल डिस्क्राइब द कर्व पी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अंडर द फोर्स पी टू द पोल, फाइंड द लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स निकालना है। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन क्या है? 12 का बी, 12 का बी, 12 का बी। वी हैव पी स्क्वायर इक्वल टू ए आर। अब देखिए इसको सुविधा के लिए हम क्या करते हैं? उलट देते हैं। उलट दिए तो क्या हो गया? 1 बाई पी स्क्वायर, ये हो गया 1 बाई ए आर। पी को हम ऊपर ले गए तो -2, ए को रहने दिए, आर को ऊपर ले दिया। अब क्या लिखते हैं? डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू आर। तो पहले -2 आ गया, एक और कम गया तो -3। अब पी का होगा तो dp बाई डी आर। ये तो रहा आर का माइनस आ गया, एक कम गया -2, और डी आर बाई डी आर तो आप जानते ही हैं कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या बच गया? -2। पी को नीचे ले आए तो पी क्यू dp बाई डी आर, ये माइनस रह गया, 1 बाई ए, आर को नीचे ले आए, ये तो ये खत्म हो गया। dp बाई डी आर, तो पी ऊपर चला गया, नीचे 2 चलाया, 2a 1 बाई आर स्क्वायर। ये क्या निकल गया? dp बाई डी आर। अब हम क्या निकालेंगे? जो कि देखिए F यानी लॉ ऑफ फोर्स। लॉ ऑफ फोर्स क्या? इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्बिट होता है। लॉ ऑफ फोर्स, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म में इक्वल टू क्या होता है? h स्क्वायर बाई पी क्यू dp बाई डी आर। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्बिट, ये पोलर फॉर्म में ये इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। तो h स्क्वायर तो है, पी क्यू है, dp बाई डी आर क्या निकाले हम? पी क्यू बाई 2a 1 बाई आर, इससे ही कट गया तो h स्क्वायर बाई 2a इंटू आर। तो लॉ ऑफ फोर्स यानी F प्रोपोर्शनल किसके हो गया? 1 बाई क्या था मेरे पास? आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके हो गया? आर स्क्वायर के। तो यही हो गया लॉ ऑफ फोर्स। दिस इज द रिक्वायर्ड लॉ, दिस इज द लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स। ये क्या है? लॉ ऑफ फोर्स है, यही हमको फाइंड आउट करना था।